नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। आज जब पूरे शहर में आरव सिंघानिया का नाम एक सफल उद्योगपति के रूप में लिया जाता था, तब कोई नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी बिजनेस डील से नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते से जुड़ी थी जिसे उसने कभी दिल से स्वीकार भी नहीं किया था। दूसरी तरफ थी निशा, एक साधारण, संस्कारी और आत्मसम्मानी लड़की जिसने बचपन से अपने को खोने का दर्द सहा था। उसके पिता अपने दोस्त से किया हुआ एक वादा निभाते निभाते इस दुनिया से चले गए थे। उस वादे की डोर अब दोनों परिवारों को जोड़ रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये डोर एक दिन दोनों की जिंदगी बदल देगी। आरव विदेश में अपनी कंपनी संभालना चाहता था। उसके अपने सपने थे, अपनी पसंद थी। वह किसी भी हाल में शादी नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि शादी उसकी आज़ादी छीन लेगी, लेकिन उसे दादाजी धर्मवीर सिंह ने एक दिन उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा, बेटा, कुछ रिश्ते दिल से नहीं, जिम्मेदारी से निभाए जाते हैं। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, दादाजी, मैं किसी मजबूरी में शादी नहीं करूंगा। धर्मवीर सिंह की आंखें भर आई। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में उनके साथ एक उनका सबसे करीबी दोस्त महेश खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मरने से पहले मैंने महेश से वादा किया था, उसके परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी बेटी की बेटी निशा आज बिल्कुल अकेली है। अगर तू ये रिश्ता ठुकरा देगा तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। पहली बार आरव चुप हो गए। उसने दादाजी की आंखों में आंसू देखे। बहुत सोचने के बाद उसने सिर्फ उनकी खुशी के लिए शादी के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन उसके दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं थी। उधर निशा को जब इस रिश्ते के बारे में बताया गया तो उसने भी साफ कहा, मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। अगर उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन उसकी मौसी ने समझाया, बेटी, हर रिश्ता शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी समय दो अजनबियों को अपना बना देते हैं। आखिर दोनों की शादी सादगी से हो गई। शादी के मंडप में हर कोई खुश था, लेकिन दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर मुस्कान सिर्फ रस्म निभाने के लिए थी। सुहाग रात को कमरे में दाखिल होती आरव अपना कोट उतारा, बिना निशा की तरफ देखे बोला, देखो, मैं साफ बात करने का आदी हूँ। इस शादी का फैसला मेरा नहीं था। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन मुझसे पत्नी वाले अधिकार की उम्मीद मत रखना। हम सिर्फ परिवार की नज़र में पत्नी पत्नी रहेंगे। ये सुनकर निशा का दिल टूट गया, लेकिन उसने आंसू पूछते सिर्फ इतना कहा, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं किसी पर अपना हक नहीं थोपूंगी। अगले दिन आरव ने अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। उसने महीने तक घर लौटना जरूरी नहीं समझा। फ़ोन पर भी उसकी बातें सिर्फ काम तक सीमित रहती थी। घर में निशा अकेली थी, लेकिन उसे शिकायत करने के बजाय पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली। धर्मवीर सिंह की दवाइयों से लेकर घर के कर्मचारियों तक हर कोई उसकी ईमानदारी व्यवहार का कायल होने लगा। परिवार के कुछ लोग ये देखकर खुश नहीं थे, खासकर आरव का चचेरा भाई करण की नजरें परिवार के कारोबार पर थी। उसे लगता था कि अगर निशा का सम्मान बढ़ता गया तो दादाजी एक दिन कंपनी जिम्मेदारी भी इसी पर भरोसा करके दे देंगे। इसलिए उसने धीरे धीरे निशा के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। वह छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश करता और मौका मिलते ही कह देता, वहाँ भी तो बहुत सीधी बनती हैं, लेकिन असली मकसद तो कुछ और है। निशा हर बार चुप रह जाती। उसे विश्वास था कि सच एक दिन खुद ब खुद सामने आएगा। कई महीने बाद आरव अचानक घर लौटा। उसने देखा कि दादाजी पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुश हैं। घर का माहौल भी बदल चुका था। हर नौकर निशा की तारीफ कर रहा था। आरव को यह सब अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद ये सब दिखावा है। उसी रात उसने देखा कि निशा अपने कमरे में बैठी पुराने कपड़ों की सिलाई कर रही थी। उसने पूछा, इतने बड़े घर की बहू होकर ये सब क्यों? निशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पास के अनाथ लेके बच्चों के लिए कपड़े बना रही हूँ। नहीं खरीद सकती थी, लेकिन अपने हाथों से बना हुआ अपनापन ज्यादा देता है। पहली बार आरव के मन में उसके लिए सम्मान की हल्की सी भावना जागी। अगले दिन कंपनी में अचानक करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। सारे सबूत ऐसे तैयार किए गए थे कि शक सीधा निशा पर जाए, क्योंकि कुछ जरूर दस्तावेज उसी की अलमारी में मिले। पूरा परिवार हैरान था। करण ने तुरंत कहा, मैं तो पहले से ही कहता था कि इस लड़की पर भरोसा मत करो। आरव भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने निशा की तरफ देखा, वह रो नहीं रही थी। उसे सिर्फ इतना कहा, अगर आपको भी लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं अभी इस घर के लिए चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूँगी, सच्चाई देर से आती है मगर खाली हाथ नहीं आती। इतना कहकर अपनी शादी की अंगूठी उतारी, मेज पर रख दी। कमरे में सन्नाटा छा गया, जिसे कोई शब्द नहीं तोड़ सकता था। उसी समय दादाजी ने सीने में तेज दर्द उठा और पूरा परिवार घबरा गया। अस्पताल जाते समय दादाजी ने आरव का हाथ पकड़कर बस इतना कहा, बेटा, इंसान की पहचान आरोपों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। कहीं बहुत देर मत कर देना। आरव की आंखों के सामने पहली बार अपनी ही कही
कठोर बातें घूमने लगी। उसे महसूस होने लगा कि शायद उस लड़की को कभी समझ नहीं पाया, जो बिना किसी उम्मीद के उसके परिवार के लिए सब कुछ करती रही। अस्पताल के बाहर बैठा आरव पहली बार खुद से नजर नहीं मिला पा रहा था। दादाजी की बात उसके कान में बार गूंज रही थी। उसे याद आने लगा शादी के पहले दिन किसी तरह निशा के सारे सपनों को एक ही पल में तोड़ दिया था। फिर भी उसने कभी उसे शिकायत नहीं की। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, घबराने की बात नहीं है, लेकिन मेरे मरीज को किसी भी तरह मानसिक तनाव नहीं मिलना चाहिए। ये सुनकर आरव ने सबसे पहले सवाल पूछा, निशा कहाँ है? लेकिन किसी के पास उसका जवाब नहीं था। वे बिना कुछ कहे घर छोड़कर जा चुकी थी। आरव तुरंत घर पर उसने पूरे कमरे की तलाश की। अलमारी में उसके कपड़े करीने से रखे थे, कोई गहना, कोई कीमती सामान, यहाँ तक कि शादी में मिला हर उपहार भी वहीं रखा था। मेज पर सिर्फ एक छोटा सा पत्र रखा था। उसमें लिखा था, मैं इस घर में सम्मान लेने नहीं, सम्मान बचाने आई थी। अगर मेरे रहने से परिवार पर उंगली उठ रही है तो मेरा जाना ही ठीक है। मुझे विश्वास है कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। अपना और दादाजी का ख्याल रखिएगा। पत्र पढ़ते पहली बार आरव की आंखों में आंसू बह निकले। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि सच्चाई सामने लाकर रहेगा। अगले दिन उसने कंपनी की पूरी जांच अपने हाथ में ले ली। पूरे पुराने रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजेक्शन की बारीकी से जांच शुरू हुई। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सच सामने आया। उसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। कंपनी के करोड़ों रुपए धीरे धीरे फर्जी खातों में भेजे जा रहे थे, और ये सब किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बल्कि करण ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर किया था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सीसीटीवी में साफ दिखाई दिया कि करण ने रात के अंधेरे में निशा की अलमारी में नकली दस्तावेज रखे थे ताकि पूरा दोष उसी पर आ जाए। सबूत इतने मजबूत थे कि करण के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। परिवार के सामने जब वे वीडियो चलाया गया तो हर किसी का सिर शर्म से झुक गया। करण ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि उसे डर था कि कहीं दादाजी भविष्य में कंपनी की जिम्मेदारी आरव और निशा को न सौंप दें, इसलिए उसने निशा को बदनाम करने की साजिश रची। उसी समय पुलिस उसने गिरफ्तार करके ले गई। घर में सन्नाटा छा गया। दादाजी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हमने अपनी बेटी जैसी बहू पर शक किया, इससे बड़ा पाप क्या होगा? लेकिन सबसे ज्यादा टूटा हुआ इंसान आरव था। उसे लग रहा था उसने जिस इंसान को सबसे ज्यादा दर्द दिया वही सबसे ज्यादा सच्चा निकला। उसने हर जगह निशा को ढूंढना शुरू किया। उसने पुराने स्कूल, उसकी मौसी का घर, अनाथालय, मंदिर, हर जगह गया, लेकिन वहाँ कहीं नहीं मिली। लगभग 1 महीने से पता चला कि शहर से एक दूर से छोटे से गांव में एक महिला बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल चला रही है। आरव वहाँ पहुंचा तो देखा कि मिट्टी के फर्श पर बैठे छोटे छोटे बच्चों को निशा पढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर वही सादगी थी, लेकिन आंखों में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। क्लास खत्म होने के बाद आरव उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। निशा ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। आरव ने धीरे से कहा, अगर माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता तो शायद मैं 1000 बार भी माफी मांगता। मैंने तुम्हें बिना जाने बिना समझे बहुत बड़ा दर्द दिया है। अगर तुम चाहो तो मुझे जिंदगी भर माफ मत करना, लेकिन एक मौका जरूर देना ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। निशा कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, सिर्फ रिश्ते माफी से नहीं भरोसे से जड़ते हैं। जिस भरोसे को टूटने में एक पल लगा था उसे बनने में समय लगेगा। आरव ने सिर झुका लिया और बोला, मैं इंतजार करूंगा जितना समय लगे। इसके बाद आरव हर सप्ताह गांव आने लगा। कभी कभी बच्चों के लिए किताबें लाता, कभी स्कूल की मरम्मत करवाता, तो कभी बिना कुछ कहे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ता। उसने कभी निशा पर घर लौटने का दबाव नहीं डाला। धीरे धीरे निशा ने महसूस किया इस बार उसके सामने खड़ा इंसान वही पुराना घमंडी आरव नहीं बल्कि अपनी गलती सीख चुका एक जिम्मेदार इंसान है। एक दिन स्कूल की एक छोटी बच्ची ने मुझसे निशा से पूछा, मैडम ये अंकल आपके लिए रोज आते हैं, क्या ये आपको प्यार करते हैं? बच्चे की बात सुनकर निशा मुस्कुरा दी और उसकी आंखें नम हो गई। उसी शाम उसने आरव से कहा, अगर किसी रिश्ते को दूसरा मौका मिलता है तो उस पुराने दर्द के साथ नई शुरुआत के साथ जीना चाहिए। ये सुनते आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिन बाद दोनों वापस घर लौटे। पूरे परिवार ने हाथ जोड़कर निशा से माफी मांगी। दादाजी ने उसे गले लेकर कहा, आज से इस घर की पहचान हमारी दौलत नहीं हमारी बहू होगी। लेकिन निशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, घर किसी एक इंसान से नहीं सबके विश्वास से बनता है। समय बीतते गए। आरव ने कंपनी के मुनाफे का हिस्सा गांव में स्कूल और छात्रवृत्ति के लिए समर्पित कर दिया। निशा ने 1000 जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। दोनों ने मिलकर साबित कर दिया कि असली अमीरी के बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि उन दुआओं में होती जो किसी की जिंदगी बदलने में मिलती है। कुछ वर्षों बाद जब उनके घर में एक नन्ही बेटी ने जन्म लिया तो दादाजी ने उसे गोद में उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, इस घर की सबसे बड़ी विरासत कोई जायदाद नहीं बल्कि विश्वास और संस्कार है। आरव ने निशा का हाथ थाम कर कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें ठुकराया था उस दिन मैं सबसे गरीब इंसान था, और जिस दिन तुमने मुझे दूसरा मौका दिया उस दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया।
निशा मुस्कुराई और बोली, प्यार वहाँ नहीं जन्म लेता जहाँ कुछ आसान हो, प्यार वहाँ जन्म लेता जहाँ दो लोग टूटे हुए भरोसों को फिर से जोड़ने का साहस रखते हैं। उस दिन पूरे परिवार को समझ आ गया कि रिश्ते अधिकार से नहीं, विश्वास, सम्मान और त्याग से जीवन भर मजबूत बने रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, आप ही क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ये कहानी हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।